बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ अमराज के ऊपर बात करते हैं, अवेयरनेस देते हैं लोगों को, ताकि जो है वो लोग इससे अवेयर हों और जो मुख्तलिफ अमराज हैं उससे वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। लेकिन आज भी एक अहम मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ। ऑटिज़म क्या है, क्या ये मर्ज़ है या बिहेवियर के हवाले से जो चेंजिंग होती है बच्चों में या उनकी नशोनुमा नहीं होती, ये भी एक बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में और इस हवाले से बिल्कुल अवेयरनेस ना होने के बराबर है। तो एक तफसीली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि ये है क्या ऑटिज़म, इसमें कितने बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या इसकी कोई रिसर्च की गई है और ये बच्चों का किस तरह जो है वो बच्चों को किस तरह फ्यूचर में गाइड किया जाता है, इसकी इन इन बच्चों की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, क्या इन बच्चों को मामूल के मुताबिक दूसरे बच्चों के साथ स्कूल भेजा जा सकता है। एक रिपोर्ट देखिएगा। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की जहनी नशोनुमा की सलाहियत मुतासर होती है। ऑटिज्म यूनानी लफ्ज ऑटो से माखुज है। ऑटिज्म के मानी खुद फिक्री, ख्याल परस्ती, तन्हाई, अपने तसव्वुरात में डूबे रहने के हैं। ऑटिज्म का शिकार बच्चे ख्याली दुनिया में रहते हैं, बोलचाल में दिक्कत महसूस करते हैं और अपने ऑटिज्म एक पैदाइशी जहनी कफियत है जिसकी अलामात में समाजी राब्ते कायम रखने में मुश्किलात, जुबान और अल्फाज याद ना रख पाना, मुआशरे में आम अफराद की तरह घुलने मिलने से परहेज करना और अलग रहने को तरजीह देना और कुछ खास हरकत को बार बार दोहराना। 12 महीने के अंदर अंदर एक बच्चा जो अपनी जबान से कुछ अल्फाज बोलना शुरू कर देता है, लेकिन ऑटिज्म का शिकार बच्चे नहीं बोलते। इन बच्चों में बोलने की बच्चा पहले साल या 2 साल तक घर वालों में रहने वालों के साथ और हत्ता कि अपनी माँ से भी बज़ाहिर बेतअल्लुक रहता है। वो किसी से भी आंखें नहीं मिलाता, बुलाएं तो जवाब नहीं देता। वो दुनिया में अकेला रहता है, उसके लिए किसी और का वजूद नहीं। में मुब्तला बच्चे किसी को अपने खेल में शरीक नहीं करते, तम हजूम की जगहों पर उनका रवैया बिगड़ जाता है। ऐसे बच्चे उंगलियों या किसी घूमने वाली चीज से खेलते रहते हैं। ऐसे बच्चे अपने काम खुद कर सकते हैं और ना ही किसी की मदद मांगते हैं। ऑटिज्म की तशखीस के लिए कोई मेडिकल टेस्ट मखसूस नहीं। माहिर नफ्सियात के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के रवैये और हरकत का जायजा लेकर बच्चों में ऑटिज्म की तशखीस की जा सकती है। नाज़रीन, आपने ऑटिज़म के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट देखी जिसमें जिस तरह बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और सारा हमने आपको तफसीलन दिखाया और हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। आज जो है मेरे जो मेहमान हैं वो डायरेक्टर हैं और ऑटिज़म के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है और वो सोसाइटी में ये काम कर रही हैं, क्योंकि इसके ऊपर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों को शायद अवेयरनेस नहीं, जिसकी वजह से इसका काफ़ी नुकसान उन बच्चों को होता है जो जो ऑटिज़म का शिकार होते हैं। ये है क्या, आज आपको इस प्रोग्राम में तफसीली बताएंगे। डायरेक्टर सादिया आतिफ जो है साइकोलॉजिस्ट है, आज हमारे साथ मौजूद हैं और बजाते खुद एक स्कूल चला रही हैं, वो उसकी डायरेक्टर हैं। स्टेप अहेड जो एनजीओ भी इनकी शायद है, उस हवाले से हम आज बात करते हैं। मैडम, वेलकम टू द शो बीट स्पेशल में। और आज इस प्रोग्राम में हम जो है वो, चूँकि ये भी एक सदका जारिया है ऑटिज़म के हवाले। मैडम, ये है क्या, ये इसको मर्ज कहा जा सकता है वैसे? अस्सलाम वालेकुम। जी, अगर हम ऑटिज़म की बात करते हैं तो ऑटिज़म को हम बिल्कुल भी मर्ज़ नहीं कहेंगे। ये एक डिसऑर्डर है जिसको आर्ज़ा कहते हैं हम। और बच्चे जो हैं वो पैदाइशी तौर पर भी इसमें मुब्तला होते हैं और जैसे-जैसे उनके दिमाग की नशो-नुमा होती है, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी जो बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं या उनकी बॉडी के किस तरह से माइलस्टोन्स जिसको हम कहते हैं, वो जैसे-जैसे अचीव करते हैं, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इनकी प्रॉपर एक स्क्रीनिंग होती है।
जैसे आपने ये बात की कि पाकिस्तान के अंदर अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक बात ये कोट करती चलूँ कि वाकई यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, ना इस मर्ज़ के हवाले से है और ना इसके ट्रीटमेंट के हवाले से है। क्योंकि जब एक बच्चा है ऑटिज़म पे डायग्नोज हो जाता है, सबसे पहले जो पेरेंट होता है वो इतना ज़्यादा डर जाता है और इस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि क्या मेरा बच्चा ठीक हो सकता है। तो ठीक तो आप ये देखिए तब होगा अगर कोई मर्ज़ होगा। हमने ये बात की कि ये कोई एक तो ये बीमारी मर्ज नहीं है। नहीं है। जी नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इस तरह से मर्ज़ नहीं है जिसको हम डिज़ीज़ कहें या मर्ज़ कहें। ये एक डिसऑर्डर है, एक आर्ज़ा है, एक ज़हनी कैफ़ियत का नाम है। तो ऑटिज़म के अंदर जो ज़हनी कैफ़ियत है उसके अंदर बच्चा अपने ही दुनिया के अंदर मगन होता है। अपने ही सेल्फ आइसोलेटेड एक उसने एनवायरनमेंट क्रिएट की होती है और हमने उस बच्चे को उस दुनिया से बाहर इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको अपनी एनवायरनमेंट से बाहर लेके जाना है। लेमन टर्म में अगर मैं यूज़ करूँ या आसान एक ज़ुबान हम इस्तेमाल करें समझाने के लिए, तो उसमें ये होता है कि उस बच्चे को अपनी दुनिया से हमने बाहर लेके जाना है क्योंकि वो अपने ही बिहेवियर के अंदर मगन है। वो अपने आप से बातें भी कर रहा है, अपने आप से वो अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर बिज़ी भी है और अपने इंटरेस्ट के काम कर रहा है। जैसे अगर मैं या आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं आपको सुन रही हूँ और आपको मेरी बात समझ आ रही है और आप अपने बॉडी जेस्चर से या वैसे भी या हमारे दरमियान एक इंटरेक्शन जी। कायम हो रहा है, तो इन बच्चों के अंदर इस इंटरेक्शन की कमी होती है, इनमें कम्युनिकेशन की कमी होती है। जैसे आपने बात की, मैंने बात की, हमने इंट्रा वर्बल एक कम्युनिकेशन बिल्कुल। डेवलप की, तो इनमें उन कम्युनिकेशन की कमी होती है। इसके अलावा इनके अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे अपनी बॉडी को आगे पीछे रॉक करना, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो करते रहना। इसके अलावा फिक्सेशन होती है, उसके अंदर एक चीज़ के अंदर अगर इनका इंटरेस्ट है तो ये घंटों उसी चीज़ के साथ खेलते रहेंगे। बेशक अगर वो एक धागे का कोई छोटा सा टुकड़ा है या कोई ब्लॉक है या कोई कलर पेंसिल है या कुछ भी है, तो ये उसके साथ फिक्सेटेड रहते हैं और बार बार वो एक्टिविटी दोहराते रहते हैं। अगर बात की जाए खाने पीने की, वो भी इनकी फिक्सेटेड रूटीन होती है। अगर दिन का कोई एक टाइम इन्होंने मुकर्रर किया है और फिक्स चीज़ें रखी हैं खाने के अंदर कि अगर वो बच्चा फॉर एग्जांपल पराठा खाता है तो वो पराठा ही खाता रहेगा, उसने अपनी उस रूटीन को चेंज नहीं करना जो उसकी खाने पीने की है, वो उसी तरह से लेके चलता है। कई बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसी जो नर्म ग़िज़ा है वो खाना पसंद करते हैं क्योंकि चूइंग की इश्यूज़ ऑटिज़म में देखने में आए हैं। और इसके अलावा कई बच्चे सख्त चीज़ें जिस तरह ये स्नैक्स हैं या क्रिस्प हैं या कोई चीज़ ऐसी खाते हैं तो वो बार बार उन्हीं चीज़ों की डिमांड करते हैं। मैडम, आपने ये जो शुरू किया, मैंने आपका जो सिस्टम बड़ा अच्छा देखा आज यहाँ पर, आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के ऊपर। तो आपके माइंड में किस तरह आया? आप साइकोलॉजिस्ट तो हैं आप, लेकिन ये क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से शोबा से वाबस्ता हूँ, वाबस्ता होने से मतलब ये है कि मैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इस हवाले से हेल्थ के ऊपर और बहुत सारी बीमारियों के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन मैंने इस तरह का पहली दफ़ा देखा है। शायद इतना ज़्यादा अभी अवेयरनेस की और ज़रूरत है, हमें नहीं इतना पता मीडिया को, तो ये लोगों को, उन पेरेंट्स को कैसे पता होगा कहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ये भी सुना है कि इन बच्चों को उन्हीं स्कूलों में भेज दिया जाता है, यहाँ पर दूसरे बच्चे होते हैं। तो एक तो ये बताइएगा कि आपने ये, आपका क्यों ये माइंड बना कि यही आपने एनजीओ बनाई और एक स्कूल बनाया और इससे आप यहाँ पर उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रही है जो बेचारे जो है वो शायद दूसरे बच्चों से थोड़ा सा पीछे हैं और वो, उनको हम कह सकते हैं कि उनके बिहेवियर डिसऑर्डर है, नॉट मेंटल डिसऑर्डर, बिहेवियर डिसऑर्डर। तो इसके ऊपर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो आप कैसे इस शोबे में, आपने क्यों चूज़ किया? दूसरा ये कि ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर जो आप ट्रेनिंग दे रही हैं, ये कितना मुश्किल आपको लगता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि मैं इस फील्ड में आई हूँ अपने भाई की वजह से, क्योंकि अब वो 23 साल के हैं। तो जब उनका डायग्नोज हुआ था तब तो पाकिस्तान में यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था कि ऑटिज़म क्या है, या इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। और हम बिलोंग करते हैं साहिवाल से, तो वहाँ तो बिल्कुल ही अवेयरनेस नहीं थी। अभी जैसे आप लाहौर की दही बात इलाकों कर में रहे तो हैं, बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है, और वहाँ पर तो पता ही नहीं था। तो जब आहिस्ता आहिस्ता उसको देखा है और उन चीज़ों को समझा है और फिर पाकिस्तान से बाहर मूव किया है, फिर पता चला है कि वहाँ पर तो काम हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ पर काम नहीं हो रहा। तो फिर वापस आके उस पर भी काम किया और अपने यहाँ पे जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, जिनको ये समझा कि उन्होंने वैसे ही ज़िंदगी वो पेरेंट गुजार रहे हैं जैसे कि मेरे अपने पेरेंट्स एक गुजार चुके हैं उस बच्चे के साथ। तो फिर इसी एम के साथ और इसी पैशन के साथ आगे आपने बढ़े भाई हैं। को देखा, उसके बाद जो है वो आपका फिर ये जी माइंड बिल्कुल। में आया कि मैं इस पर काम करूं। बिल्कुल जी, उसके बाद ही मैंने अपना जो स्टडीज़ हैं मज़ीद कंटिन्यू की हैं। मैं रजिस्टर्ड बिहेवियर टेक्नीशियन भी हूँ और प्रॉपर्ली सर्टिफाइड हूँ मैं।
और इसी वजह से मज़ीद इस फील्ड के अंदर आके और इन बच्चों के और इन पेरेंट के लिए आसानी ढूंढने के लिए मैं इस फील्ड में आई हूँ। और जैसे आपने ये कहा कि मुश्किल लगता होगा, तो मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि मुश्किल वो काम लगता है जो आप एज अ ड्यूटी या एज अ जॉब की तरह करते हैं, जिस चीज़ में आपका अपना पैशन शामिल होता है या आप इतने ज़्यादा इंथ्यूजिस्टिक होते हैं कि आपने एक फैमिली में चेंज लेके आना है। जब आप इन बच्चों के साथ काम करते हैं तो सिर्फ आप बच्चे में चेंज नहीं लेके आते हैं, आप पूरी फैमिली में लेके आते हैं, क्योंकि बच्चे के बिहेवियर से लेकर उसकी टॉयलेटिंग से लेकर ज़िंदगी की छोटी छोटी उसकी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो आपने उसको सिखानी होती हैं। और जब आप उसको शौक के तौर पे करते हैं कि आपकी वजह से एक बच्चा ट्रेंड हो गया या वो बच्चा बोलता नहीं था वो बच्चा बोलना शुरू हो गया, तो उस खुशी की तो अपनी ही एक फीलिंग होती है। मैडम, इज इट जेनेटिक? जी, रिसर्चेस के अंदर अभी तक जो चीज़ें हैं जो जेनेटिक है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि इस चीज़ को हम ऑथेंटिक कह सकते हैं कि जो रिसर्चेस आ रही हैं उसमें जेनेटिक इज़ वन ऑफ द रीज़न, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हैं जिसमें आप ये कह सकते हैं कि डिफरेंट जो वैक्सीन्स का आया लेकिन वो ख़त्म हो गया, उसके बाद फूड इम्बैलेंसिंग का आया है कि कौन सी फूड इंटॉलरेंसेस हैं जिसकी वजह से बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर आ सकते हैं। बच्चों को जिस तरह ईजी ज़ुबान में मैं बताऊं तो गंदम कई बच्चों को कहते हैं सूट नहीं करती है, तो गंदम ग्लूटेन हम बंद करवाते हैं। अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है तो आप चीनी बंद कराते हैं और फिर उसके इफेक्ट चेक करते हैं। तो रिसर्चेस आती रहती हैं। कई ख़वातीन जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी किस्म की मेंटल स्ट्रेस में या ट्रॉमा में रहती हैं, उनके बच्चों में भी ऑटिज़म देखने में आया है। तो मैडम, ये कैसे शुरू में पता चलेगा, डायग्नोज कैसे होगा कि ये बच्चा ऑटिज्म का शिकार है? आपके पास वो कैसे जो चूँकि यहाँ पर पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो कैसे वो उनको पता लगेगा? क्या ये आप अंदाजे के साथ पेरेंट्स को पता लगता है या फिर इसका भी कोई कोई नहीं, टेस्ट अंदाज़ा है? नहीं होता है। इसकी प्रॉपर एक असेसमेंट होती है जो हम लोग कार्ड्स पर करते हैं। इसके अलावा अब और भी बहुत से टूल्स आ चुके हैं जिसके अंदर आप 1.5 साल के बच्चे से लेकर तो ऊपर तक बच्चे को प्रॉपर एक स्क्रीनिंग और असेसमेंट की जाती है, उसके बाद देखा जाता है। जो हम रेड फ्लैग्स हैं जो पेरेंट फाइंड करते हैं और उसके बाद वो आते हैं और आपको बताते हैं कि मेरा बच्चा आम बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर रहा है या उनकी तरह इंटरेक्शन नहीं है, आम बच्चों के साथ खेल नहीं रहा, अपना खिलौना लेके किसी कोने में बैठ जाता है और बस अपने आप में ही इंगेज रहता है। जैसे मैंने बताया था कि इनकी फिक्सेटेड इंटरेस्ट होते हैं, तो वो अपने ही उसके साथ खेल रहा है और कोई इसको बुला रहा है, ये नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या आप अमूमन इन बच्चों को बुलाएं और इनसे बात करने की कोशिश करें तो एक स्माइल आती है। जब बच्चा 1.5 साल का या 2 साल का इस एज में आता है तो वो आपको एक रेसिप्रोकल स्माइल देना शुरू करता है, तो वो चीज़ें इन बच्चों में नहीं आती। और जैसे मैंने कम्युनिकेशन का जिक्र किया है कि अगर आप बच्चे को बुला रहे हैं, आप उसको बाय कर रहे हैं, तो वहाँ से रेसिप्रोकल आपको एक बाय मिलता है या वेव करता है बच्चा आपका, तो वो चीज़ नहीं। आप बच्चे को हेलो कहते हैं या बिल्कुल इस तरह से कोई इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आता है, तो इन बच्चों में वो चीज़ लैक कर रही होती है। फिर अगर इसकी हम थोड़ी डेप्थ में चले जाएं तो जो इसके साथ डिसऑर्डर्स आना शुरू होते हैं उसमें थोड़े से स्लीप के, ईटिंग के और सेंसरी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चे हैं कई बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, कई बच्चे हाइपो होते हैं, कई बच्चे ज़्यादा ऊंची आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, कानों पे हाथ रख लेते हैं, कानों की उंगलियां दे लेते हैं, इस तरह के इनके बिहेवियर्स होते हैं। तो जब पेरेंट उस चीज़ को फील करता है, जाहिर बात है पेरेंट जो होते हैं उनसे आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप उनसे सुनते हैं और उसके बाद एक बिहेवियर असेसमेंट करते हैं, फिर आपको पता चल जाता है। तो आप कितने सालों से इस शोबे से वाबस्ता हैं? इन बच्चों को आप ट्रीटमेंट दे रही हैं, इन बच्चों को बुनियादी तौर पर जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ लाने की कोशिश करती हैं? मुझे वैसे तो 7 साल हो गए हैं, लेकिन जाहिर बात है जो ज़िंदगी का तजर्बा है उसमें तो फिर 23 साल इस तरह ज़िंदगी गुजारी है और अर्ली आपको साइंस एंड हर चीज़ पता चली है और मैनेजमेंट के अंदर भाई की आए हैं, तो ईयर्स तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। पाकिस्तान में और जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में ऑटिज़म के हवाले से क्या फ़र्क है? वहाँ बेसिक पर जो किस तरह हमारा वो फ़र्क जो ट्रीटमेंट किया जाता है मैंने और जी यहाँ पर? जो मैंने बेसिक फ़र्क देखा है वो तो अवेयरनेस का है और बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपसे बात करते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। वेलकम
बैक टू द शो। नाज़रीन, बीट स्पेशल प्रोग्राम में बहुत अहम मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अवेयरनेस के लिए है। लोगों को बिल्कुल किसी सूरत नहीं पता, इवन दही इलाकों में तो बिल्कुल इसकी अवेयरनेस नहीं है। ऑटिज्म क्या है, क्यों इसके ये बच्चे क्यों ऑटिज्म का शिकार होते हैं, क्या ये बुनियादी तौर पर जो है वो विरासत में मौजूद होता है या फिर किस तरह। ये आज अहम मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिस्ट हैं, जो उनसे हम डिफरेंट इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। तो दोबारा शुरू करते हैं ब्रेक के बाद। मैडम, बताइएगा कि आप बता रही थी कि फॉरेन कंट्री में और पाकिस्तान में जो फ़र्क है, कि अवेयरनेस का, और उसके अलावा कोई दूसरा कोई फ़र्क है? जी, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि हम बच्चों को उस तरह से मिंगल अप नहीं करते हैं। मिंगल अप करने का मतलब ये है कि अगर मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन में या सोशली इंटरेक्शन में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं जितना ज़्यादा उसको बाकी बच्चों में इंगेज करूँगी या उसको खिलाऊँगी या उसको उन बच्चों के अंदर छोड़ूँगी, उतना ज़्यादा ये बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं। वरना जो बच्चा पहले ही सेल्फ आइसोलेटेड है और वो बिल्कुल अपनी दुनिया में गुम है, अगर हम उसको अकेला ही छोड़ देंगे तो हम क्या समझते हैं कि किस तरह से प्रोग्रेस आएगी। तो आपके स्कूल में यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है, कितने टीचर्स हैं, किस तरह आप इन बच्चों को जो आपके पास आते हैं, क्या सिस्टम क्या है, आपने एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? यहाँ पर जिस तरह हमारे 12 टीचर्स हैं, उस तरह हमारे 12 ही बच्चे होते हैं। लेकिन जो हमारे आर्ट के टीचर हैं या हमारे म्यूज़िक के टीचर हैं या हमारे कारी साहब हैं, वो फिर हमारे एक्स्ट्रा उसमें आ जाते हैं। लेकिन इन बच्चों को हम पहले 1 to 1 से शुरू करते हैं। 1 to 1 का मतलब होता है कि वो बच्चा जो बैठता ही नहीं है, उस बच्चे को पहले आपने बिठाया, उसका इंटरेस्ट डेवलप किया। जब आपने देखा कि बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, फिर आपने एक के साथ दूसरा बच्चा लेकिन ये वॉलंटियरली टीचर के उसके लिए साथ एक किया। मुश्किल मरहला है, टीचर के लिए, देखिए, अगर उसका क्योंकि इंटरेस्ट हर काम की है, थेरेपी है अगर यहाँ उसका पर। इंटरेस्ट है तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर तो और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैंने एक के बाद एक स्किल सिखाई है, तो उस इम्प्रूवमेंट को देख के आपके अंदर काम करने का जज्बा और ज़्यादा होता है। और जो पेरेंट की एक शक्ल के ऊपर उसके सेटिस्फेक्शन और खुशी होती है अपने बच्चे की प्रोग्रेस को देख के, मुझे लग रहा है उसका तो कोई नेमल बदल ही नहीं तो है। मैडम, ये बताइएगा कि क्या ये यहाँ पर हर काम की आप इन बच्चों को थेरेपी करवाते हैं? जी, इनकी थेरेपीज़ होती हैं, जिसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है। जो बच्चे बोलने में जिनको दिक्कत होती है, बिल्कुल नॉन वर्बल होते हैं, बोल नहीं रहे होते, उनके लिए फिर स्पीच थेरेपी होती है। और डिफरेंट एक मैंने ये किया है कि हम लोग कुरान का कराते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमारे जो प्री वोकल्स हैं, आ बा, ये जो साउंड स्पीच में हम स्टार्ट इन्हीं से लेते हैं, फोनिक से लेते हैं, वो कुरान पाक से बेहतर तो कोई करवा ही नहीं सकता हमें। तो मैडम, ये जो एक बच्चा जो ऑटिज्म, जिसको हम कह सकते हैं कि ये ऑटिज्म का शिकार है, वो और एक नॉर्मल बच्चे के दरमियान स्टडी में भी फ़र्क होगा? ये बच्चे उनसे पीछे होते हैं? देखिए जी, अगर तो अर्ली इंटरवेंशन पे बच्चा आ जाता है, एज अर्ली एज आपको पता चला 1.5 जल्दी साल में, बिल्कुल। से मुराद ये है कि फौरी तौर पर अगर उनको असेसमेंट होती है तो आपके पास आते हैं हाँ बच्चे? जी, जिस तरह कई बच्चे हमारे पास जो 18 माह के फ़ौरन बाद आ गए हैं, 2 साल की उम्र में आ गए। इस वक्त हमारे 4 बच्चे जो हैं वो मेन स्ट्रीम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और 1-2 बच्चे हैं जो एलजीएस स्कूल, बड़े रीनोन स्कूल्स हैं हमारे, अच्छे ब्रांड्स के, तो वहाँ पर जो बच्चे जा रहे हैं वो यहाँ पर वीकेंड पे अपनी थेरेपीज़ लेने आते हैं, ताकि अगर कुछ बिहेवियर इश्यूज़ या कुछ इस तरह से बीच में है या स्पीच में अभी भी कोई हिंड्रेंस आ रही है, तो वो साथ साथ उस चीज़ को कवर कर सकें। तो एट द एंड कोई ऐसी एज है कि ये बच्चे दोबारा ऑटिज्म से हमेशा के लिए इनकी जान छूट जाए और ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए? अगर ये 16, 17, 18 साल में अगर होते हैं, तो क्या इस तरह है ये सिस्टम? जी बिल्कुल, हमारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिसके अंदर पेरेंट जो हैं हमारे वो इस चीज़ को विटनेस करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास अर्ली इंटरवेंशन पर आए हैं, उनके बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल्स के लिए रेडी हैं, उनको किसी भी किस्म की शेडो टीचर की ज़रूरत नहीं है। वो इंडिपेंडेंटली अपना आगे स्कूलिंग को परस्यू कर सकते हैं, और बिल्कुल इंडिपेंडेंट उनमें राइटिंग भी है, रीडिंग भी है। और जो इंट्रा वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर सबसे बड़ा लैक आता है इन बच्चों के अंदर, स्टोरी टेलिंग में आता है। वो बच्चे हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन भी करते हैं और बता भी सकते हैं। तो आप ये हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चे फ्यूचर में बड़े होकर जब ये यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और ये नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं, तो ये अपने पाँव पे भी खड़ा होते हैं और बिल्कुल। ये किसी भी शोबे में अपना नाम भी बना सकते हैं। बिल्कुल जी, ये बल्कि आम लोगों से ज़्यादा पोटेंशियल भी होता है इनमें, और सीखने की सलाहियत भी होती है, अगर सही तरह से और सही पैटर्न पे इन बच्चों को लेके चला जाए। और आम बच्चों के साथ इनको ज़्यादा मिंगल अप होने के हम लोग चांसेस प्रोवाइड करें, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, तो ये बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी में आगे निकल जाते हैं। तो कोई आपके स्कूल की एग्जाम्पल है? हमारे तो जो पेरेंट देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि उनकी एग्जाम्पल है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी।
ऐसे बच्चे जो हमारे पास आए हैं, और अगर बिल्कुल भी नहीं तो इम्प्रूवमेंट काफ़ी लेके पेरेंट्स उनको वापस गए वैसे हैं। आजकल तो मैडम कोरोना में तो हर शख्स जो है ऑटिज्म का शिकार है, हाँ जी, वो क्योंकि स्ट्रेस जो काफ़ी सूरत है। हाल स्ट्रेस है। तो आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताना चाहती हैं कि क्या ये बच्चे, ऐसा मुमकिन है कि जिस तरह कहते हैं ना कि जो है वो इलाज से जो है वो बेहतर है कि आप एहतियात कर लें, तो इसका कोई ऐसा तरीका होगा कि इस बच्चे जो है वो पैदाइशी तौर पर ना हों देखिए, और ये पेरेंट्स है कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर लें? न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो न्यूरो डेवलपमेंटल का मतलब ये होता है कि इसका डायरेक्टली जो लिंक है वो न्यूरॉन्स के साथ है, ब्रेन के साथ है। अब जब बच्चा जिस दिन से अपनी मदर के फीटस में है, वॉर्म में है, उस दिन से उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। अब क्या रीज़न बनती है, कोई स्ट्रेस होता है, कोई डिप्रेशन होता है, कोई फूड इनटेक ऐसा है, क्या पेरेंट में से कोई स्मोकिंग करता मैडम है, ये तो एक ऐसा कुछ इशू नहीं है कह कि इसके सकते ऊपर आप। डिप्रेशन का शिकार तो आजकल हर सोसाइटी में, तकरीबन हर फैमिली में लोग होते हैं। और जो हमारी सोसाइटी है इसमें तो डिप्रेशन तो बेशुमार डिप्रेशन, क्योंकि एक छोटी छोटी बातों पे, और जिस तरह महंगाई है और जो बेचारे जो गरीब लोग हैं वो तो डिप्रेशन का तो शिकार होंगे। जी। तो इसी वजह से मेरा ख्याल है कि उनका ये इशू भी बनता है। आजकल वैसे जो ऑटिज़्म का रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वो इसी वजह से क्योंकि जो आप जैसा कह रहे हैं कि डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कोई रीज़न अभी तक एक सामने नहीं आई कि डिप्रेशन कम करने के लिए ऑटिज़्म। आप क्या, आपकी चूंकि खुद साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हमें बताएं कि डिप्रेशन कम करने के लिए पेरेंट्स क्या करें? देखिए, डिप्रेशन कम करने के लिए तो यही है कि अपने आप को खुश रखा जाए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जाए, और जो चीज़ आपको खुश रखती है वो एक्टिविटीज़ की जाए, उन लोगों से मिला जाए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो आपको खुश रख सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ एक प्रोडक्टिव टाइम गुजारा जाए। और आज इस प्रोग्राम में ये भी बताइएगा कि ये जो आप यहाँ पर ट्रेनिंग इन बच्चों को दे रही हैं, ट्रेनिंग का जो म्यार कितना अच्छा है आपका यहाँ पर? पेरेंट्स क्या आप समझती हैं कि जो है वो आंखें बंद करके जो है वो आपको जो है वो ऑटिज्म का बच्चा आपके यहाँ पर एडमिशन करवा दिया जाए? देखिए, हमारा ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, मेरा जो स्कूल है, ये स्कूल मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम प्री स्कूलिंग का भी करते हैं। प्री स्कूलिंग की वजह से हमारे इन बच्चों पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, और बच्चों की स्पीच और बाकी बहुत से जो बिहेवियर इश्यूज़ हैं वो मैनेज हो जाते हैं। अब जहाँ तक आपने बात की है पेरेंट्स की, तो पेरेंट वाकई आंख बंद करके भेजते हैं, और जो मेयार है हमारी ट्रेनिंग का वो तो आपने खुद से विजिट कर भी लिया है और विटनेस आपने किया है, क्योंकि ये बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनको आप ज़बरदस्ती बिठा सकें। इनके साथ पेयरिंग होना, इनकी दुनिया में जाना, इनके साथ दोस्ती होना और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये बच्चे अपने साथ कभी भी ज़बरदस्ती आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आप इनके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। बहुत से लोग आते हैं, और यही हमारा प्रोफेशनलिज्म में भी इख्तलाफ होता है कि यही एक वजह है कि मेरा काम बाकी लोगों से मुनफरिद क्यों है, क्योंकि मैं अपने आप को उस जगह पे रख के देखती हूँ कि एक टाइम था जब हमने ऐसे गुजारा, एक टाइम था कि मेरी मदर ने ऐसे गुजारा, और क्या होता कि अगर उस वक़्त मेरे भाई के साथ यही सारी इंटरवेंशंस हो सकती, क्योंकि अब तो टाइम काफ़ी आगे चला गया, लेकिन कभी भी वो डिले नहीं आता। जैसे आज भी साइकिलिंग और ज़िंदगी में अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, उसकी वॉशरूम ट्रेनिंग, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने काफ़ी लेट शुरू की हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सी चीज़ों में बहुत सी प्रोग्रेस हुई है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा आपके पास जल्दी नहीं आता और वो पेरेंट्स उनको अवेयरनेस नहीं है और वो नहीं आते स्कूल में, तो फिर क्या उस बच्चे के साथ फिर वो क्या लेकिन कैसे जैसे होता मैंने है? कहा कि इसकी जो अर्ली इंटरवेंशन होती है उसमें प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी होती है। जल्दी होती है। ठीक है, और जो टॉयलेट ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल हम मेरे भाई की 17 इयर्स में हुई, लेकिन हो गई, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता एक चीज़ को करते हैं तो प्रोग्रेस इज़ देयर। ये नहीं कि प्रोग्रेस नहीं आती, प्रोग्रेस ज़रूर आती है, लेकिन थोड़ी आहिस्ता आती है। अब अर्ली इंटरवेंशन में ये होता है कि टॉयलेट ट्रेनिंग जल्दी हो जाती है, बच्चे की ड्रेसिंग स्किल्स बहुत जल्दी आते हैं, उसकी जो ईटिंग के कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं वो रिजॉल्व होते हैं, और एनजाइटी ऑटिज़म के अंदर देखने में आया है, क्योंकि अगर इनकी रूटीन डिस्टर्ब होती है तो एनजाइटी और डिप्रेशन इन बच्चों में भी कोमॉर्बिड में आता है, तो वो इश्यूज़ आप साथ साथ रिजॉल्व करते हैं। जब आपने एकेडमिक पे काम करना है तो अर्ली ईयर्स में वो बहुत अच्छी तरीके से एकेडमिक्स पे काम होता है, बजाय इसके कि आप लोग थोड़े लेटर ईयर्स में उसको कर रहे हैं, वो पेंसिल ग्रिपिंग नहीं आ रही या वो सारी चीज़ें उस तरह से अचीव नहीं हो पाती हैं। और ये बताइएगा कि इसके ऊपर आप फ्यूचर में देखिए, आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। आपने अभी तक हुकूमती सतह के ऊपर मिलकर कोई इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए या कुछ क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि इंतहाई कम अवेयरनेस है, लोगों को नहीं पता इतना ज़्यादा। गवर्नमेंट लेवल की जो आप बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट के अंदर एनजीओज या कोई भी काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चों को नहीं लेते। हमारी एक सर्टेन लेवल है जहाँ तक हम बच्चों को लेते हैं,
जब उनकी प्रोग्रेस आ जाती है और हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, फिर हम नए बच्चे लेते हैं। तो जो एनजीओ की या गवर्नमेंट की आप बात करें तो वहाँ पर तो फिर काउंटलेस है ना, उनके अंदर तो आप बल्क में बच्चे ले लें और काम भी ना हो उनके ऊपर, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो कोई आपको है कोई इन्फॉर्मेशन काम हो रहा है गवर्नमेंट सतह पर? जी, बिल्कुल हो रहा होगा। अगर हो रहा होता तो आपको नज़र भी आ रहा होता ठीक और है। ऐसी हमारी कोई सक्सेसिव स्टोरीज़ भी निकल रही होती, क्योंकि पेरेंट जो ऑटिज़्म का पर्टिकुलरली है वो बहुत परेशान होता है। और ये बताइएगा कि रिसर्च क्यों नहीं इसके ऊपर की जाती कि यहाँ पर डाटा कोई है आपने अपने आप अपने तहत कोई कोशिश की कि कितने बच्चे इस वक्त पाकिस्तान में हैं जो ऑटिज्म का शिकार है? देखिए, जो ऑटिज़्म के बच्चों का आप डेटा की वो बात कर रहे हैं और रिसर्च की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स पर अब स्टार्ट हुई है रिसर्च, तो होपफुली कमिंग ईयर्स में आपके पास वो आना शुरू हो जाएगा कि क्या है। लेकिन अभी तक कोई एक सर्टेन आप नहीं कह सकते कि इतने बच्चे हैं या हमारे पास ये फिगर आई है। फिक्स्ड डाटा नहीं है अभी तक। जी, हमारे पास नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली जिस तरह हमारा एक डाटा का अकाउंटेबिलिटी है, उसके तहत तो एक बच्चा 59 में और 58 में इस तरह से वो है, लेकिन वो भी आप नहीं कह सकते कि वो चीज़ पाकिस्तान पे अप्लाई होती है। देखिए, हर कंट्री का या हर रीजन का अपनी एक उसके अंदर डाटा होता है, तो वो लाहौर का सेपरेट होगा, फैसलाबाद का सेपरेट होगा, वो तो जब तक आप इसको प्रॉपर्ली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जाएगा पता नहीं चलेगा कि कितने बच्चे हैं हमारे। मैडम आपसे हम बात करेंगे इन बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से कि ये बाद में जब आप इनको ट्रेनिंग देती हैं तो क्या ये दूसरे बच्चों की तरह जो है वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे और ऑटिज्म के ऊपर बात करेंगे। इंतहाई मुफीद बातें हो रही हैं और अवेयरनेस के लिए हम आपके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, जिस तरह ऑटिज़म के जो बच्चे हैं जो जो जिनकी ट्रेनिंग की जाती है और उनको यहाँ पर बाकायदा तौर पर स्कूलिंग दी जाती है और फिर जो है ताकि वो अपनी लाइफ गुजार सकें। ये टिपिकल बच्चे होते हैं और ये किस तरह इनकी ट्रेनिंग के बाद किस तरह ये आगे बढ़ते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट सादिया हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डायरेक्टर हैं इस स्कूल की। मैडम, इनकी स्कूलिंग के हवाले से हम बात करना चाहते हैं कि जब आप इनको इनकी स्कूलिंग करती हैं, ट्रेनिंग करती हैं, ये दूसरे बच्चों की तरह भी ये बच्चे जो है वो फ्यूचर में जाकर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने बात की कि जितनी अर्ली एज में बच्चा हमारे पास आता है, उसी तरह से उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी कम्प्रीहेंशन, उसकी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है, वो और बेहतर होती चली जाती है और ये सारी चीज़ें उसके साथ-साथ वो बच्चा अचीव करता है। तो बाकी बच्चों की तरह मैथमेटिक हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, बिल्कुल ये बच्चे उसी तरह से करते हैं। लेकिन अगेन मैं यही बात करूँगी कि जितनी जल्दी आप करते हैं, वो एक बच्चे का कच्चा कहते हैं कि ज़हन है बिल्कुल, तो वो रॉ फॉर्म में जब आपके पास आता है तो आप किसी भी तरह से उसको मोल्ड करते हैं और फिर आप उसको बना सकते हैं। तो 1 टू 1 से जब इनकी ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये ग्रुप में जाते हैं और अपनी क्लासरूम्स के अंदर मूव होते हैं, तो बिल्कुल इम्प्रूवमेंट के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये बच्चे जॉब कर सकते हैं सोसाइटी में जिस तरह दूसरे लोग बच्चे करते हैं? ये टिपिकल जो बच्चे हैं ये भी सोसाइटी में जाकर अपना रोल किरदार अदा कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, इस काबिल हो जाते हैं ये? जी, बिल्कुल, ये बच्चे जॉब कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो जॉब की नौइयत है वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि हम इनको ऑटिस्टिक के साथ-साथ आर्टिस्टिक कहते हैं, ठीक है? ये आर्टिस्टिक माइंड है कि ये बच्चे अपनी आर्ट्स के अंदर इनकी जो माइंड है, इनकी जो सलाहियतें हैं वो बाकी बच्चों से थोड़ी डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि ये हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से, नफासत से और बहुत जिस तरह इनकी फिक्सेटेड रूटीन का भी मैंने अर्ज़ की थी कि ये उस चीज़ को बिल्कुल एज़ इट इज़ और बड़ा अप्रोप्रिएट वे में देखना चाहते हैं। तो इनकी जो जॉब्स होती हैं वो इसी तरह से डिफरेंट नोयत की होती हैं। ये जैसे आपने कहा कि आम लोगों की तरह शॉप्स पर बैठ सकते हैं, मनी कॉन्सेप्ट इनको मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, ये चीज़ें ये कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अपनी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मैंने इन बच्चों के लिए नहीं देखी हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग कमिंग ईयर्स में ज़रूर लेके आ रहे हैं इस चीज़ को, एंड दैट वुड बी अ डिफरेंट प्रोजेक्ट एज़ वेल। तो वो इन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने शौक़ से कर सकते हैं उसकी नौइयत की ही इनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करनी चाहिए। आप यहाँ पर स्कूल में जो है वो जो लड़कियाँ हैं उनको लागू बच्चों ट्रेनिंग दे रही होती है, यहाँ पर पट्टा बनाया उसके ऊपर ये इनका डिफरेंट कि उन बच्चों को जो चाहिए उनके हवाले से फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से। जी, ये बिल्कुल इससे बेटे हैं
और थोड़ा हमको इस चीज़ का ये हो कि बच्चे के इंटरेस्ट, अगर मेरे बच्चे आर्ट के अंदर या पेंट, तो सब बच्चों को आर्ट के अंदर डाल सकते हैं। अगर कोई मेरा जिक्र किया है लड़के का, उसको का शौक है, तो हम उस चीज़ को लेके चलेंगे। तो सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आगे उनके लिए चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, कैफेज हैं या कौन सी हमारे बच्चों के लिए क्या असाइन करें या डिजाइन हमारे बच्चे जाके परफॉर्म, तो जैसे जैसे उनमें फिट होता जाएगा उनकी परफॉर्मेंस होती जाएगी। तो उस बच्चे का इंटरेस्ट सिलाई कढ़ाई में और चीज़ों में ज़्यादा है, तो हमने उसको उसके लिए वही चीज़ चूज़ की है जो उसके इंटरेस्ट की है। और इनके जो टीचर्स हैं वो भी क्वालिफाइड हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मास्टर लेवल के होते हैं और कई टीचर्स एमफिल होते हैं, लेकिन ये जिस तरह से आपने अभी बच्ची की बात की है, तो उनके लिए वो टीचर्स होते हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग इनको करा सकें, तो उनकी क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है। तो इनका तो इस स्कूल में या ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिकली भी आप सारा करवाते हैं? हाँ जी, जो कि दूसरे स्कूलों में नहीं है? जी बिल्कुल, हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराते हैं बच्चों की, और ऐसी एक्टिविटीज़ इनके लिए डिज़ाइन कराते हैं कि ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करके उस चीज़ को सीख सकें। मैडम, आपने एक तो ये है कि ये बताएं आप लोगों को कि वो आपके पास बच्चे कितनी देर में लेके आएँ, और बच्चों में कौन सी ऐसी अलामत होनी चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। दूसरा ये कि हमने लोगों को डराना नहीं है, ये चूँकि जब मैं आया था तो मैंने भी ये शायद मेरे कंसेप्ट में ये था कि ये एक डिजीज़ है, जो आपने मेरा कंसेप्ट भी क्लियर किया और नाज़रीन का भी कंसेप्ट क्लियर करें। जी, ऑटिज़म की अगर हम बात करें तो ऑटिज़म ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। इंटरेक्शन सोशली भी होता है, कम्युनिकेशन जो है वो सोशली भी है, वर्बल भी है, नॉन वर्बल भी है। यानी बच्चा बात कर भी सकता है, कम बात करता है या बिल्कुल बात नहीं करता। और इंटरेक्शन की बात करें तो सोशली उसने किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से लोगों के साथ मिलना जुलना है, या अपने बॉडी जेस्चर्स को किस तरह से रखना है। और इसी तरह से ऑटिज़म डिसऑर्डर के अंदर रेपिटेटिव बिहेवियर या मूवमेंट या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो वो बार बार बच्चा करता है और उसको दोहराता रहता है। तो ये अलामात जब पेरेंट बच्चों में देखते हैं कि मेरा बच्चा मुझे आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, या मुझे उस तरह से रिस्पांस नहीं दे रहा, या मैं उसको आवाज़ दे रहा हूँ तो मेरे आवाज़ को उस तरह से उसको रिस्पांस नहीं दे पा रहा, या मेरी कही हुई बात को उस तरह से पूरा नहीं कर रहा, तो ये कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो बीइंग अ पेरेंट हमें सबसे पहले पता कर चलना शुरू हो जाते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट द पेरेंट्स के एज अर्ली एज उनको ये साइंस नज़र आना शुरू हो और उनको पता चले कि मेरे बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको सबसे पहले बच्चे को साइकोलॉजिस्ट को, पीडियाट्रिशियन को, और जहाँ वो बेहतर समझते हैं उस बच्चे को दिखाएं। लेकिन बर वक्त इक़दामात से हमारे बच्चे नो डाउट कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जा सकते हैं, और ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत ही मुफीद अफराद में इनका शुमार भी हो सकता है। मैडम, आप फ्यूचर में इन्हांस करना चाहती हैं इस ट्रेनिंग सेंटर को लाहौर के अलावा दीगर शहरों में? क्योंकि ये तो अगर देखा जाए तो बड़ी किल्लत है इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स की या स्कूल की। लोगों को मैं ज़रूर ट्रेन करती हूँ, इस हवाले से ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं खुद वो करना चाहूँ तो मैं बिल्कुल नहीं वो कर सकती, क्योंकि आप जहाँ पर इन पर्सन खुद होते हैं आपको उस चीज़ का, एनवायरनमेंट का पता होता है, वरना सेंटर्स और भी बहुत से हैं यहाँ पर जिनका आपको नहीं पता होता कि क्या काम हो रहा है या किस तरह से हो रहा है। तो जहाँ मैं इन पर्सन नहीं हूँ वहाँ बिल्कुल मैं प्रेफर नहीं करूँगी। अगर मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा वो करना चाहा तो मैं इन बच्चों के लिए कोई ऐसी जगह ज़रूर बनाऊंगी कि जब हम बीइंग अ पेरेंट हम बहुत परेशान होते हैं कि आज मैं नहीं हूँ तो मेरे बच्चे का क्या होगा, तो कोई ऐसा स्क्वेयर इन्वायरमेंट जहाँ पर मेरे ये बच्चे रह सकें, इनको कैटर किया जा सके। जैसे अगर मैं अपने पेरेंट की भी बात करूँ तो उनकी एक बहुत बड़ी उनके लिए परेशानी होगी कि अगर हम नहीं हैं तो हमारे बच्चे का क्या है। तो ये उन सब पेरेंट की जो परेशानी है वो हमारी एक तरह से हम उसको सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे, और एक ऐसा सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पर वो बच्चे अपनी रूटीन की कोई एक्टिविटी कर सकें और उनके लिए आगे फ्यूचर में कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा मैडम, सकें। इन बच्चों की खुराक कौन सी होनी चाहिए, कौन सी खुराक इनको देनी चाहिए, इसका भी कोई है फ़र्क, या फिर जो रूटीन के मुताबिक जो सिलसिला होता है? जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कई बच्चे हैं जिनके अंदर ग्लूटेन की इंटॉलरेंस आती है, तो उनके टेस्ट होते हैं, और कई बच्चों के अंदर कैसीन की आती है, तो GFCF डाइट पर पेरेंट्स उन बच्चों को कर देते हैं कि उनका दूध भी बंद कर देते हैं और उनकी गंदम भी बंद कर देते हैं।
तो ये तो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ आप जिस तरह बैठ के हम एक प्रॉपर प्लान तैयार करते हैं, उसके बाद पता चलता है। और हर बच्चे का प्लान डिफरेंट होता है। जिस तरह हर बच्चे के लिए थेरेपी डिफरेंट है, उस तरह उस बच्चे के और लिए उसका इंटरेस्ट ये- भी डिफरेंट है। जी, उस बच्चे को खाने में क्या पसंद है, फिर उसके अकॉर्डिंगली कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे खाते हैं लेकिन उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करूँगी कि शुगर के मरीज़ के लिए शुगर अच्छी नहीं है लेकिन मीठा सबसे ज़्यादा खाएगा। तो ये बच्चे जब हाइपर एक्टिव हो रहे होते हैं यानी किसी चीज से रोकेंगे तो फिर जो है वो बच्चे जो रुकने की बजाय वो करेंगे। जी, ये बिहेवियर्स मैनेज करने होते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इन बच्चों को हर चीज़ से रोकते हैं, उसको कोई ऑल्टरनेटिव बिहेवियर दिए बगैर, मैं आपसे मोबाइल ले लेती हूँ और मैं आपको उसका ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं देती, तो आप फारिग बैठ के आप क्या करेंगे? मुझे आपसे कोई चीज़ लेनी है तो मुझे आपको देनी भी है। इसी तरह अगर इस बच्चों का आपने एक बिहेवियर ख़त्म करना है तो इनको दूसरा देना भी है। एक ख़त्म किए बगैर आप ये उससे कुछ दिए बगैर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा उस बिहेवियर को छोड़ दे। ठीक, तो इनके पेरेंट्स, चूंकि आपका तो उनसे राब्ता होता है, तो इनके पेरेंट्स के क्या माइंड में होता है? इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होपफुल हैं और बहुत ज़्यादा वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे साथ जो मदर्स हैं हमारी टीम के अंदर एज ए टीम ही वो हमारे शामिल होती हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। और उन पेरेंट्स के साथ साथ काउंसलिंग इस तरह से की जाती है कि उन पेरेंट्स को पता है कि हमने अपने बच्चों को आगे किस तरह से मोटिवेट करना है, अपने आप को कैसे करना है और बच्चों की प्रोग्रेस के अंदर हमने अपना रोल किस तरह से प्ले करना है। क्योंकि जब तक अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगी तब तक उसका फ्यूचर तो कभी ब्राइट नहीं बिल्कुल हो सर, सकता। पेरेंट्स को भी इस हवाले से सोचना होगा। तो आप आज जो है वो आपको कई साल हो चुके हैं, चूँकि आपका ये एक मिशन था कि चूँकि आपके जो भाई थे वो खुद ऑटिज्म का शिकार थे और उनको देखकर आप आई, तो आज आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप मुतमिन हैं कि शोबे में आप आकर आप इसको मर्ज तो नहीं कहा जा सकता, ऑटिज्म जो है एक इशू है सोसाइटी में, इसके ऊपर काम करते हुए आप मुतमिन दिखाई दे रही हैं अपने आप? जी, जहाँ तक हम बात करते हैं अर्ली इंटरवेंशन की, हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं और जिस तरह से हमने बच्चों पर काम किया है, हम बिल्कुल मुतमईन हैं, हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और हमारे पेरेंट्स हमसे सेटिस्फाई होते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और जहाँ बात की जाती है बड़े बच्चों की, तो बिल्कुल अब आगे बच्चों के लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग 1 या 2 दिन की नहीं है। मैंने अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे दी, लेकिन क्या आया वो ट्रेनिंग उसके आने वाले दिनों में, अपकमिंग ईयर्स में या अपकमिंग डेज़ के अंदर इस तरह से उसकी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाई है? जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, जो कुछ भी हम बच्चों को यहाँ पे सिखाते हैं, हमें देखना ये है कि क्या वो ट्रेनिंग्स बच्चे के लिए इतनी कारआमद साबित हुई हैं कि कल को आने वाले दिनों के अंदर वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सके और बीइंग अ सिटीज़न जो उसके सारे हकूक़ हैं और वो चीज़ें हैं, उसको उन चीज़ों की समझ है कि मैंने किस तरह से सोसाइटी के अंदर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह मूव करना है। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी सीधी बात की और मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों को जो है ऑटिज्म क्या है और जो एक अच्छा काम है, तो बहुत शुक्रिया आज हमने और ये इसको मर्ज, क्योंकि मेरी अभी तफसीली हुई है साइकोलॉजी या आतिफ में तफसीली, इसको मर्ज नहीं कहा जाए, सोसाइटी का इशू है जो कहता है कि वो विरासत में है और उसके अलावा भी होते हैं। डिप्रेशन का तो खत्म नहीं हो सकता सोसाइटी, और जैसे जो आमला खवातीन वो डिप्रेशन में होती हैं तो वो इस तरह होने का खतरा होता है। इसलिए बिल्कुल कोई ऐसी बात अच्छे से इसका इलाज भी, इसका ट्रीटमेंट इनको दी जाती है और सारे बच्चे अपने पाँव पर खड़े हैं। एग्जाम्पल मौजूद है, सक्सेसफुल स्टोरीज मौजूद है। इन बच्चों को बस एक बात ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इन बच्चों को अर्ली जो है आप लेकर आइएगा ट्रेनिंग सेंटर्स में, ताकि इन बच्चों का, चूँकि इन बच्चों का जो ट्रेनिंग और स्कूल अलग होता है, दूसरे बच्चों के साथ आप इनको नहीं कर सकते, तो ये एक अहम बात है। तो इसके ऊपर आज अवेयरनेस के लिए हमने एक बात की। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, दूसरे प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।